अड्डा। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। उत्तर प्रदेश में क्या विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़े जाएंगे या फिर राम मंदिर एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी की लड़ाइयां उन्हें महंगी पड़ेगी? ये सब सवाल ऐसे समय पर सामने आ रहे हैं जब बीजेपी ने अपने मिशन यूपी का ऐलान कर दिया है 4 परिवर्तन रैली के रूप में। दूसरी ओर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किए गए एक ओपिनियन पोल में बीजेपी की बढ़त की बात अब साफ नजर आ रही है। जय श्री राम। लखनऊ में विजयदशमी के मौके पर पीएम मोदी का जय श्री राम का उद्घोष, जय जय श्री राम। और ऐशबाग रामलीला मैदान में लगे ये पोस्टर यूपी की सियासत की फिजा बदलने की कहानी कह रहे हैं। बीजेपी ने परिवर्तन यात्राओं के जरिए यूपी के फतह का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर पार्टी के नेता राम मंदिर मुद्दे पर फोकस रहने के साफ संकेत दे रहे हैं। Ram was born in UP. His temple is in Ayodhya, and where is the question of not raising it when matter of election comes in UP? बीजेपी नेताओं के राम मंदिर मुद्दा उठाने को विपक्षी पार्टियां चुनावी अवसरवाद कह रही हैं। When a matter is sub judice, no person should speak on that matter and should wait for the verdict of the court. However, it is a compulsion for the BJP to actually rake up this issue because they have not delivered on the promises that they made. एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के पहले एक बार फिर गरमा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के दावों के बावजूद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी चुनावी मुद्दे के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को विपक्ष यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहा है। एनडीए गवर्नमेंट हैज ए communal agenda. Motive is very bad. And they cannot canvass this communal agenda with that kind of ulterior motive to put down one community, namely Muslim. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जितने हमारे हिंदू भाई जो मुख्तलिफ कल्चर और तहजीब के मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित हैं, ट्राइबल हैं, वो सब अब उनको मालूम होगा कि ये गवर्नमेंट का असल एजेंडा यही है, इनका कोई दूसरा डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। एक तरफ बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उनके लिए यूपी चुनाव में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें भी शुरू हो गई हैं। तो क्या इन सब से चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? हाल ही में आए ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को फायदा हो सकता है। इंडिया टुडे एक्सेस पोल बीजेपी को 170 से 183 सीटें दे रहा है, लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत का संकेत नहीं है। तो यूपी में किसका पलड़ा भारी होगा? क्या चाहता है यूपी का वोटर? इस पर देखिए आगे आवाज अड्डा की बड़ी बहस। तो यूपी के महासंग्राम में किसको है एडवांटेज? क्या बीजेपी बढ़त पर है? क्या विपक्षी पार्टियां अपना पॉइंट रख पाएंगी आगे? हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी आज जुड़े हैं हमारे इस डिबेट में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी से बात होगी, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी है, बहुजन समाज पार्टी के नेता एमएच खान और साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़े हैं आज की डिबेट में। स्वागत है आप सबका। नरेंद्र तनेजा जी, ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि विकास तो कहने के लिए है बीजेपी का एजेंडा, असल बात तो राम मंदिर पर ही आएगी, सर्जिकल स्ट्राइक्स का इस्तेमाल होगा वोट बटोरने के लिए, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है वो भी यूपी को नजर रखे हुए आप लोगों ने शुरू की है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जरूरत क्या है? उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी आबादी है वहां पे एक जमाना हो गया, हम देख रहे हैं कि कोई विकास नहीं हो रहा। वहां के लोगों की क्या हालत है, एजुकेशन की क्या हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, वहां पे कुल मिलाकर ग्रामीण जो पॉपुलेशन है उनकी क्या सिचुएशन है, महिलाओं की क्या। तो वहां की जो कॉल है, आवाज है, पुकार है, वो है विकास। वहां लोगों को विकास चाहिए, और राजनीतिक दल हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम जमीन में वहां हैं उत्तर प्रदेश में, हम पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गांव में फैले हुए, हमको पता है वहां के लोगों को क्या चाहिए और हम वो ही लेकर जाना चाहते हैं। वहां के लोगों को सिर्फ विकास चाहिए। अब देखिए हुआ क्या, प्रधानमंत्री लखनऊ गए, वहां उन्होंने जय श्री राम बोल दिया। मुझे एक बात बताइए कि जो भी रामलीला कभी जिंदगी में गए उनको पता होगा, रामलीला में अगर आप जाते हैं तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे वहां पे भैया?
है ना। जो रामलीला जानते हैं वो आपके दर्शक से बात को समझते हैं, उत्तर प्रदेश के खास तौर से लोग इस बात को समझते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला चलता है, वहां पे कोई सायरा बानू मसला लेके जाती हैं, अब वो भी बीजेपी पे लाद दो, वो भी लाद दो। देखिए, जिसको जो बोलना है बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो फोकस है वो यही है कि क्यों ऐसा बोल रहे नावेद सिद्दीकी जी, क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? और खान साहब आप भी इसमें आइए। अच्छा, विकास आप बात करते हैं, लेकिन हर नेता कुछ और ही कहता है। नावेद सिद्दीकी जय श्री राम बोल दे प्रधानमंत्री ने तो क्या हो गया? नहीं तो रामलीला में और क्या बोलेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी जा सकते हैं, उनको दशहरा मनाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पूरी इजाजत है, पूरी छूट है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री वजीर आला उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि अगर गुजरात में चुनाव होते इस बार तो वो गुजरात जाते। कहने की वजह ये थी कि 2014 में वो बतौर वजीर आजम उत्तर हिंदुस्तान आए हैं, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने, लेकिन उसके बाद ये इतने साल के बाद इतनी रामलीलाएं गुजर गईं, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि उत्तर प्रदेश से ही वो जीत करके गए थे। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, वहीं से जीत करके वो गए थे, जो आज लाल किले में खड़े होकर भाषण देते हैं और अपने बहनों भाइयों को संबोधित करते हैं। तो उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा कि चलो एक रामलीला यहां मना ली जाए, उस वक्त नहीं। लेकिन अब क्योंकि चुनाव करीब है, चुनाव नजदीक है, इसलिए सब जानते हैं, जनता बहुत समझदार है तमन्ना जी, और बहुत पढ़ी लिखी है। हमारे देश की जनता बहुत तरक्की कर रही है। चुनाव नजदीक है और हम सब चुनाव के पहले मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि हाल ही में आए एक सर्वे, एक ओपिनियन पोल में क्या कहा गया है। ये इंडिया टुडे एक्सिस का ओपिनियन पोल है, उस पर एक सरसरी नजर लगाते हैं क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, खास करके सिद्दीकी साहब के लिए, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो पिछले 2 महीने के पोल में कम से कम दूसरे नंबर पर नजर आ रही थी या कुछ पोल्स में नंबर 1 पर नजर आ रही थी, वो तीसरे नंबर पर सरक गई है। क्या जो लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, उसका वो नतीजा है? बीजेपी दूसरी ओर और मजबूत बनते जा रही है। शायद क्लियर बहुमत इस वक्त नहीं नजर आ रही ओपिनियन पोल के मुताबिक, लेकिन एक बढ़त जरूर है। आलोक जी इसके बारे में पूछते हैं। ये पहला ओपिनियन सर्वे है आलोक जी जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आया है, और काफी इस पर चर्चा चल रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या उसका फायदा बीजेपी को होगा? इस पोल के नतीजों पे कुछ कहना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। अभी अगर हम वोटर का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी जल्दी है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से। थोड़े आश्चर्यजनक नतीजे हैं, लेकिन जो एजेंसी है जिसने ये पोल कंडक्ट किया है, एक्सिस, उसके अब तक का उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, इसलिए ये इस पर सीधा सवाल उठाना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इससे पहले ये जो 2 महानुभाव बात कर रहे थे, नरेंद्र तनेजा जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि रामलीला में जाकर आप जय श्री राम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं तनेजा जी को याद दिला दूं, बाकी लोग भी जो यहां मौजूद हैं उनको ध्यान होगा कि रामलीला में या किसी और रामचंद्र जी के किसी भी आयोजन में जो नारा लगता है, धार्मिक नारा है, वो है बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम का नारा मंदिर आंदोलन का नारा है। ये राम के एक योद्धा स्वरूप को सामने लाता है। राम का वो चेहरा, राम का ये नारा मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ नारा है, उसके साथ ही ये लोगों के सामने आया है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि आप किसी रामलीला में जाएंगे तो वहां क्या नारा लगाएंगे। वहां और नारे लगते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से में प्रधानमंत्री थे वहां राम राम सुबह अभिवादन के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसे कभी कोई धार्मिक सांप्रदायिक कॉनोटेशन उसके साथ जोड़ के नहीं देखा गया। दूसरी बात, जब नावेद सिद्दीकी साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री गुजरात नहीं गए, उत्तर प्रदेश गए, उस पर भी मेरा एक सवाल है कि इस बात में क्या कोई शक है किसी को कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं? जब जहां चुनाव होगा वो अपनी रणनीति के हिसाब से वहां जाएंगी, जिस चीज में उन्हें फायदा दिखेगा वो करेंगी। सभी पार्टियां, जनता समझदार है जनाब, सभी पार्टियां विकास को सामने रख रही हैं, लेकिन सबके हिडन एजेंडा सामने हैं और वो एजेंडा दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनता को दिखता नहीं। अच्छा, तो तनेजा जी, एक तो आलोक जी ने जवाब दिया कि जय श्री राम के नारे पर क्यों सवाल है। दूसरी चीज, आपके नेता सुब्रमण्यम स्वामी, और हमने आपको साउंड बाइट भी सुनवाई हमारे दर्शकों को, वो साफ कह रहे हैं कि हम मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे। मेरा ये आपसे सवाल है कि आप खुलकर कहिए ना, ये मुद्दा है।
देखिए, पहली बात जो आलोक जी ने कहा, मैं कहूं, रामलीला के अंदर जब जब हनुमान जी आते हैं वो हमेशा जय श्री राम ही बोलते हैं। मैं बचपन में, मैं यूपी का रहने वाला हूं, कहिए तो मैं उनको 100 टेप भेजता हूं। आपके दर्शकों से आग्रह करता हूं, आलोक जी और तमन्ना साहिबा जी को वो टेप भेज दें कि जय श्री राम बोला जाता। पहली बात उत्तर प्रदेश के लोग इसका स्पष्टीकरण देंगे। दूसरी बात वो प्रधान जी आप राजनीतिक टिप्पणी बात नहीं करिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अच्छा, दूसरी अब प्रधान जी बाद में आप बोलिएगा, आपका नंबर आप बोलिएगा। अच्छा, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी, इसलिए सुब्रमण्यम एक भाई हनुमान जी के सीने के अंदर श्री राम थे और ये भी कहते हैं सुब्रमण्यम का सीना तो है। सब कृपा करके एक-एक करके हनुमान जी को लेकर टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए। हनुमान जी को लेकर धार्मिक है वो, इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए। 56 इंच हनुमान जी के बारे में मत बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं, इस तरह की टिप्पणी करेंगे। अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं, मत करिए, ऐसी बात है। अच्छा, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी की बात रही, सुब्रमण्यम स्वामी जी तो आपको पता है उनकी अब इंडिपेंडेंट टिप्पणियां होती हैं। वो पार्टी की लाइन, वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। वो जो बात करते हैं उनका सवाल आप उन्हीं से करिए। ये बहुत अच्छा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स कुछ कहता है तो आप लोग अगर आपत्तिजनक कोई चीज है तो आपके पार्टी से मेल नहीं खाता तो आप कह देते हैं कि वो हमारी पार्टी से उसका मतलब नहीं। जब कोई ऐसा ये बहुत अच्छा लाजवाब। हमारे यहाँ तमाम स्वतंत्र, हमारी ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। जब प्रवक्ता बोले वो पार्टी की बात है, बाकी लोग क्या बोलते हैं वो उनका। आप ध्यान से सुनिए ये। लेकिन एक बात हम नोटिस कर रहे हैं आजकल बहुत होता है कि कोई भी पार्टी का जो नेता है वो कुछ बोल दे तो तुरंत पार्टी कहती है इनका ये इंडिविजुअल थॉट है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सही कहा तमन्ना जी। ये कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। लेकिन सवाल ये है, और मैं राजीव त्यागी से ये पूछना चाहती हूं कि जो सर्वे हम दिखा रहे हैं इसमें आप देखिए कांग्रेस का हाल, 8 से 12 सीट बता रहे हैं। घाट यात्रा का कोई काम शायद हुआ नहीं। शीला दीक्षित इस सर्वे में जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूछा गया था कि शीला दीक्षित एससीएम फेस आपको कैसे नजर आ रही है, 1% लोगों ने पसंद किया। कहां गड़बड़ हो रही है उत्तर प्रदेश में सर? देखिए, मैं 3 विषय पे अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले सर्वे पे अपनी बात रख देता हूं। आज तक और एक्सिस का सर्वे बिहार चुनाव में भी आया था और बिहार में 2/3 बहुमत की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए और उल्टा हुआ उसका। तो सर्वेस के विषय में तो बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन सर्वेस के जो रिजल्ट आते हैं वो जनता तय करती है। ये चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं वो जनता तय करती है, पहली बात। 2 विषयों पे और बात रखना चाहूंगा। पहला विषय भगवान राम को लेकर के है। जय श्री राम कहना बुरा नहीं है, जय श्री राम कोई भी हिंदू कह सकता है, कहना भी चाहिए। लेकिन जय श्री राम को बेचना, जय श्री राम को बेवकूफ बनाना, जय श्री राम के नाम पर वोट लेना, 1990 के दशक में सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन 2016 में आकर के हो गया सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, टाइम नहीं बताएंगे, जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा नारा है। तीसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सर्जिकल स्ट्राइक। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, टाइम बता तो रहे हैं स्वामी जी और साक्षी महाराज ने तो टाइम बता दिया था। कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, उस पर भी आऊंगा। साक्षी महाराज और स्वामी जी को बहुत सीरियस मत लीजिए प्लीज। जब भारतीय जनता पार्टी सीरियस ले रही तो आप सीरियस क्यों ले रहे हैं? आप कह रहे हैं टाइम नहीं बताएंगे, वो तो टाइम बताने लगे। 56 इंच का वो बात दूसरी है मोदी जी का, स्पोक्स पर्सन है उनके, वो ये कहें कि पार्टी से कोई मतलब नहीं। 56 इंच के सीने में 156 जवान शहीद हो चुके हैं, तो 156 छेद हो गए मोदी जी के सीने में। बस सिर्फ इतना सा हुआ है 2 साल में, तो 156 जवानों की शहादत मोदी जी के सीने पर लगी हुई है और उस शहादत के खून पर वो खून की दलाली करना चाहते हैं और वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। खून की दलाली बस कांग्रेस पार्टी की एक मात्र चीज जो कांग्रेस हारे हुए लोग, पूरे से निकली उत्तर प्रदेश में खून की दलाली नहीं है। पाकिस्तान की आवाज मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, पाकिस्तान को हेडलाइन देते हैं, नहीं बोला था पाकिस्तान को हेडलाइन देना बंद करिए, पाकिस्तान की सेवा करना बंद करिए। इस तरह की बात पाकिस्तान में हेडलाइन बने उनको बंद करिए, पाकिस्तान का प्रवक्ता बनना बंद करिए। पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी ये मानती है जो भी सवाल पूछता है आपसे वो पाकिस्तान का नहीं हो जाता है और खून की दलाली आप बोलना बंद कीजिए। दोनों बीजेपी और कांग्रेस से आग्रह है। एक मिनट आगे मुझे बढ़ने दीजिए।
आगे मुझे बढ़ने दीजिए प्लीज, आगे मुझे बढ़ने दीजिए। खान साहब से मेरा सवाल है, MH खान, सिर्फ MH खान बोलेंगे। तनेजा जी प्लीज, तमन्ना जी वन एट अ टाइम प्लीज। बहुत हो गया। MH खान से मेरा सवाल बहुत हो गया, पाकिस्तान को कुछ ठोकिए। पाकिस्तान का त्यागी जी बस हो गया, त्यागी जी इनफ, प्लीज त्यागी जी, प्लीज त्यागी जी इनफ। दो बातें कहना चाहता हूँ। ओके खान साहब पाकिस्तान को हेडलाइन देना बंद करिए, क्योंकि हम बिजनेस चैनल पे बैठे हैं। खान साहब बोलेंगे, आलम है कि कॉर्पोरेट ओनली मिस्टर खान, उसका नाम मिस्टर खान नहीं है, वो ना बोले। MH खान जी, रुपये के त्यागी जी बस इनफ, प्लीज त्यागी जी प्लीज। ओके MH खान, आप देखिए ना क्रूड के इतने MH खान, सिर्फ MH खान बोलेंगे। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। पहला ये कि मोदी जी लखनऊ में आए और मंच पर जो भगवान राम बने थे, लक्ष्मण बने थे, सीता जी बनी थी, उनको तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद उन्होंने प्रणाम नहीं, जय श्री राम नहीं कहा। जब भाषण देने लगे उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाया। यह इंडिकेशन सांप्रदायिकता की तरफ जाता है। दूसरी बात, विकास की बात ये कह रहे हैं, विकास की बात में कोई दम नहीं है इनके। ये विकास की बात करके बहकावे में डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से रक्षा मंत्री आपका जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से गृह मंत्री आपके जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आपके जा रहे हैं। तो ये 2.5 साल में इन्होंने विकास के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया? आज विकास की बात विधानसभा चुनाव आने के बाद कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। खान साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी को छोड़ कर लोग बीजेपी में क्यों भाग रहे हैं? खान साहब हमारे भी सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी को छोड़ कर लोग बीजेपी में क्यों भाग रहे हैं? हमारे पार्टी के छोड़कर कोई नहीं गया है। जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया है वो ये लोग ले रहे हैं। हमने जिनका टिकट काट दिया उनको ये ले रहे हैं। उनको लेकर के अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा था, पूछा पत्रकारों ने कि आप किस पार्टी में जाएंगे, सपा में जाएंगे कि भाजपा में जाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है और सपा गुंडों की पार्टी है। और हमारे समाज के लोग जो गणेश जी की मूर्ति पूजा शादी ब्याह में करते हैं, उससे हमारे समाज का अपमान होता है। शरद प्रधान सोशल मीडिया क्या बोल रहा है वो भी देख लीजिए। को गाली दे रहा था, जरा ये बाकी लोगों को खामोश करवा दें भाई। नहीं शरद प्रधान सीरियस। तो ये बताइए, ये हमारे लोग गए हैं जिनको जरा खामोश हो जाइए, हमें बोलने गंभीर तौर पर देखते हैं हम इस ओपिनियन पोल की क्यों बात करें, क्योंकि हाल ही में आया है और ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आया है। एक बड़ा चेंज जो हमें नजर आता है, क्योंकि अगस्त से ओपिनियन पोल आ रहे हैं अलग अलग। एक जो बड़ा चेंज हमें नजर आ रहा है कि बीएसपी के नंबर बढ़े हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक लग रहा है कि एसपी के नंबर कटे हैं। जो लड़ाई चल रही है परिवार में, मैं इस पे क्या उसका फायदा बीएसपी को मिल रहा है? हाँ देखिए बीएसपी की बढ़त जो है वो इसलिए लाजमी थी जब से समाजवादी पार्टी का जो फैमिली फ्यूड, जो अंदरूनी झगड़ा जो है वो खुल करके मैदान में आ गया। तो उससे ये तो सेल्फ गोल हो गया, ये एक सुसाइडल स्टेप हो गया। इसके लिए मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव खुद जिम्मेदार हैं। अगर ये चाहते तो ना होता, क्योंकि अखिलेश यादव ने, ये फैक्ट है, अगर विकास मुद्दा होता तो अखिलेश यादव डेफिनेटली हर एक से आगे थे, क्योंकि उनको मौका मिला और उन्होंने विकास का काम किया जो बहुत सी पार्टीज ने सोचा भी नहीं, पिछले पार्टीज जो रही पावर में। लेकिन उसमें जो जब ये एक मैसेज चला गया कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज होता जा रहा है क्योंकि अंदरूनी लड़ाई है, तो मुस्लिम्स का वोट जो है वो एक नेचुरल ड्रिफ्ट जो जाना था कहीं बाहर, तो किधर ज्यादा, सबसे ज्यादा जो पार्टी जिसके पास वो बेस वोट है वो है बसपा, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड बेस वोट है जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास यूपी में नहीं है। तो नेचुरली वो उस तरह वो विनिंग एज लगती है कि हाँ ये विनिंग पोटेंशियल है इस पार्टी के पास, तो मुस्लिम वोट लाजमी था कि उस तरफ ड्रिफ्ट करे। तो ये जो सर्वे हुआ है ये उसके बाद हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो बढ़त दिख रही है उसका कारण है सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें कोई दो राय नहीं है और ये बड़ा नेचुरल है। देखिए कोई भी पार्टी होती पावर में और इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक होती तो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उसकी तरफ लाजमी है जाना।
और मुझे समझ में नहीं आता कि ये शर्मा भाई आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भजन कीर्तन करने तो नहीं आई, जैसे आलोक जोशी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। जी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स ही तो करेगी। तो उन्होंने अगर वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक अगर पाकिस्तान, एक मिनट तमन्ना मैं एक बात पूरी कर दूं कि किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्राइक दूसरे देश पे पॉसिबल नहीं है बगैर पॉलिटिकल विल के, और पॉलिटिकल विल होती है गवर्नमेंट ऑफ द डे की। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि मिलिट्री कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट के उसको बाईपास करके। शरद प्रधान, वो नेचुरल था। लेकिन क्या इसका चुनावी फायदा उठाया जाना चाहिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए बड़ा नेचुरल है तमन्ना, इसमें बहुत नेचुरल है। प्रैक्टिकल बात करिए, इसमें जो भी होता 1970 ओके राजीव त्यागी 30 सेकंड सिर्फ या 65 में लाल बहादुर शास्त्री क्रेडिट, तो ये नेचुरल है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेगी क्रेडिट। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने, मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने परसों जो यहां पर रामलीला में आकर के सबको सरप्राइज कर दिया बगैर सर्जिकल स्ट्राइक का कहीं मेंशन ही नहीं किया। उस दिन ये जाहिर हो गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जय श्री राम पे एम्फेसाइज किया, एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नारा लगाया, उससे क्लियर कट हो गया कि इस दफे इनका इरादा हिंदुत्व को फिर से उजागर करने का है। देखिए राम जन्मभूमि के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला, लेकिन हिंदुत्व के सर्वे में एक इंटरेस्टिंग बात आई है। अमित शाह कम्युनल कार्ड के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। इस सर्वे में इंटरेस्टिंग बात यह आई है कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है इस इंडिया टुडे ओपिनियन पोल के मुताबिक, और ऑलमोस्ट कुछ 3% बोलते हैं कि उनके लिए मुद्दा है। ये मुद्दा है ही नहीं इस बार, है ही नहीं मुद्दा इस बार। बहुत शॉर्ट में राम जन्मभूमि एज अ वोट पोटेंशियल खत्म हो चुका था आज से नहीं, 1997 राजीव त्यागी बहुत शॉर्ट में उन्होंने प्रॉमिस किया 3 सेकंड मांगे। जी राजीव त्यागी। 2 करोड़ 24 लाख के करीब किसान है उत्तर प्रदेश में, और 78% किसान जो है मार्जिनल खेती करते हैं, और किसान इस टाइम ऋण से ग्रस्त है। किसान जो मूंजी की फसल आने वाली है उसमें 1700 रुपए क्विंटल पे मूंजी बेच रहा है, चावल बेच रहा है, जो चिंता का विषय है, जबकि लागत आती है करीब 2800 रुपए क्विंटल की। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किसान, नौजवान, गांव गरीब को लेकर के चल रहे हैं, और हम मुतमईन है इस बात के लिए, हम बिल्कुल सहमत हैं अंदर से कि हम लोग विकास को लेकर के भी गंभीर हैं। जब हम लोग किसान का, नौजवान का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से अब बेहतर यूपी बनेगा, पहली बात। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं, दूसरी बात का समय बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। 2000 जो हमारा 11वां पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 में खत्म हुई, उसमें 36 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार थे। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म होगी, उसमें 1 करोड़ नौजवान अकेले उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। पार्टी से गंभीर है, कांग्रेस पार्टी मानती है कि किसान को दाम, नौजवान को काम, ये सबसे बड़ा स्लोगन कांग्रेस पार्टी का है। यात्रा से एकमात्र डायलॉग निकलता है खून की दलाली। आप लोग डेट वाले लोग डेट कर रही है, क्या कर रही है, 56 इंच के सीने में 56 इंच हो चुके हैं। हर्षवर्धन अगर विकास किया होता, तो निश्चित रूप से विकास को आगे रखते। अब सेना के खून को आगे रख रहे हैं। ओके, एक तरफ धर्म की बात यहाँ पर हो रही है, दूसरी तरफ जो जाति का ब्रेकअप है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इसमें किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए तमन्ना, मुझे लग रहा है कि ये जो खास करके बीएसपी और एसपी के प्रवक्ता या प्रतिनिधि जो बोल रहे हैं, वो दरअसल सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की तय की हुई जमीन पर बोल रहे हैं। यानी जो काम लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कर दिखाया था, वो काम अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। अब कैसे, मैं वो बताता हूं। दरअसल ये सारा जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये पैकेजिंग का चुनाव है। इसमें न राम मंदिर मुद्दा है, न डेवलपमेंट चलेगा, न जाति चलेगी। लेकिन अगर कोई अच्छी पैकेजिंग के साथ आ रहा है तो उसको जनता खरीदने के लिए तैयार है। और उस पैकेजिंग में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ऐशबाग की रामलीला में जय श्री राम और नीचे की सारी जातियों को, बड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य है जिसकी चर्चा बीएसपी और एसपी के लोग कतई सुनना नहीं चाहेंगे, कि 9 से 10% वोट इन पार्टियों के पास अब बचे हैं। जो लॉयल वोटर होता है उत्तर प्रदेश में, वो 20% इनके पास नहीं रहा। और यही वजह है कि जो 18 से 19% का मुसलमान है वो कंफ्यूजन में है। और एक जो बड़ी चीज है कि जाटव वोट, जो खुद मायावती के वोट हैं, जो उनकी जाति के वोट हैं, उन
बोलने दीजिए उनको, नावेद जी बोलने दीजिए। ये ठीक है कि आप कह रहे होंगे जो सही है, लेकिन फिलहाल राजनीति तो पैकेजिंग पे ही बिकती है और आपका सामान भी पैकेजिंग पे बिकता है। मैं भी खरीदता हूं जाके हर जगह। तो मुझे जो लगता है राजनीति एक ऐसे सामान है जिसको आप रिफंड ले भी नहीं सकते। पैकेजिंग ठीक बात। और उसी पैकेजिंग को दुरुस्त करने में समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी कोशिश की थी। वही पैकेजिंग की थी कि अखिलेश यादव प्रॉपर डेवलपमेंट एजेंडे पे बात करेंगे और शिवपाल यादव पूरी तरह से जातिवादी और मुस्लिम और यादव समीकरण को ठीक करने की बात करेंगे। लेकिन वहां मुश्किल ये हो गई कि शायद उनके अपने लोगों में इतनी ज्यादा दरार दिख गई कि उसका फायदा मिलने की बजाय नुकसान हो गया। और उसी वक्त नरेंद्र मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक और संयोग से विजयादशमी का होना, अब 3 से 4 महीने कुल जमा चुनाव के बचे हैं, बल्कि अब 2 ही महीने रहे क्योंकि 4 महीने में तो नई सरकार बन जाएगी। ऐसे समय पर इन पार्टियों के लिए मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो तय कर रही है वो उत्तर प्रदेश में ये लोग उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। और बार बार जब ये कहते हैं कि क्यों जय श्री राम बोला, तो मुझे लगता है जितना ये नावेद सिद्दीकी, बिल्कुल सहमत नहीं आपकी बात पर। नावेद सिद्दीकी, क्योंकि आप अगर बिल्कुल सहमत नहीं आपकी बात पर, क्योंकि आप खुद की स्क्रिप्ट लेकर चलेंगे तो आप देखिए कि अगर वो पैकेजिंग का ही हम एग्जाम्पल लें, आपने अपने ब्रांड एम्बेसडर की क्या हालत कर रखी है। अखिलेश को इतने मतलब बेसहारा एक मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया है जो अपनी कैबिनेट में कुछ नहीं तय कर सकते, किसको टिकट देना है वो नहीं तय कर सकते। कौमी एकता दल भी विलय हो गई, उनकी चलती नहीं है। किस मुंह से जाके वो वोट मांगने वाले हैं? तमन्ना जी, ये देखिए अपना अपना नजरिया है देखने का, अपनी अपनी सोच है। ऑपोजिशन की अलग होती है, मीडिया की अलग होती है, जनता की अलग होती है। ऐसा अगर मुझे नहीं दिखेगा तो मुझे आंखें बंद करनी पड़ेंगी। मैं मैंने पूरी बात खत्म नहीं की, मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी के ऊपर जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है हिंदुस्तान का, तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सरकार चलाने की अलग होती है, संगठन की अलग होती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने 5 साल के वादों को 4 साल में पूरे कर दिया। और गति देखिए, आपकी मीडिया वहां पे रहती है, जिस तरह से लगातार काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तमन्ना जी, अगर किसी को भी आप सर्वे कराएं और उत्तर प्रदेश की गली गली में, घर घर में किसी को भेजेंगी तो दरवाजा का अगर खटखटाएगा, सवाल करना चाहता हूं नवेद भाई से, निकल के वो यही बताएगा, वो आदमी निकल के बाहर यही बताएगा कि हमारे यहाँ अगर बिजली नहीं आई है तो सड़क है, अगर हमारे यहाँ सड़क नहीं है तो पानी है, अगर पानी नहीं है तो हमारे यहाँ सोलर एनर्जी प्लांट लगा हुआ। कुछ ना कुछ सुविधा हर इंसान के घर अखिलेश यादव जी ने पहुंचाई है। वो बेसहारा नहीं है, ना वो नहीं सारे जो भी आप उपलब्धियां बता रहे हैं। सवाल करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से। आप देखिए एक मिनट देखिए आलोक जी, आप इसमें देखिए जो सर्वे है उसमें इसमें चॉइस ऑफ सीएम पूछा गया। एक मिनट नावेद जी, आज जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल क्यों घबराए? विपक्षी दल इसलिए घबराए कि इस शख्स ने डिलीवर किया। आप लोगों ने विपक्षी दलों की इतना काम आसान कर दिया है नावेद जी, चुनाव के मोड में नहीं है, इतना काम आसान कर दिया उनका। क्योंकि आप देखिए तमन्ना जी प्लीज लेट मी आंसर। तमन्ना जी, अभी भी वो चुनाव के मोड में नहीं है। उनका एक ही कहना है कि अभी भी जो वक्त हमारे पास है, जो जनता ने हमें मैंडेट दिया था, हमें अभी उनको डिलीवर करके और देना। और लगातार अभी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल। अभी सवाल पूछना चाहूंगा तमन्ना जी, नावेद भाई से। आपने उपलब्धियां गिनाने का पूरा मौका ले लिया नावेद जी, बस अब और उपलब्धियां मत गिनाएं प्लीज। अब आप वोटरों को उपलब्धियां गिनाएं। मैं आपसे पूछ रही थी सर कि इस सर्वे में, बताइए, हम तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नावेद जी हमने गृह मंत्री के क्षेत्र में मेट्रो चला दी। लगातार कानपुर में जब पूछा गया कि आपके सीएम कैंडिडेट की चॉइस क्या है, नावेद जी प्लीज, आप पूछा गया था कि तमन्ना जी इनका विज्ञापन बंद कराइए। और लोग भी हैं, बिल्कुल, और विज्ञापन नहीं, और विज्ञापन नहीं। चाहूंगा सवाल मेरा सुन लीजिए प्लीज। सब भारतीय जनता मेरा पार्टी सवाल सुन लीजिए प्लीज। देखिए, वन वर्सेज ऑल है, तो आप मुझे उतना समय तो दीजिए। ओके, वन वर्सेज ऑल है, नहीं सब भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे हैं, तो कम से कम इतना समय तो दीजिए। आप प्लीज सुनिए, मेरा सवाल आलोक जी आपसे ये है कि इस सर्वे में फॉर एग्जांपल मायावती के बाद सेकंड चॉइस सीएम के 27% वोट के साथ अखिलेश हैं। एज हिमसेल्फ अपने आप में लोग पसंद कर रहे हैं अखिलेश को, लेकिन जो बैगेज है साथ में, जो पूरा कुनबा है, उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जो नावेद जी मानेंगे नहीं, लेकिन ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना था या नहीं? ये इसमें कोई शक नहीं है इसमें। और शरद प्रधान वहां बैठे हैं बहुत नजदीक से, वो वर्षों से, मुझसे बहुत पहले से देख रहे हैं इस पार्टी को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, वो इसकी तस्दीक करेंगे
कि इसको पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर समाजवादी पार्टी ने 2012 का चुनाव जीता, जिस आंधी के साथ जीता, उसमें किसी को भी ये गलतफहमी थी कि उस चुनाव का आधे से ज्यादा श्रेय अखिलेश यादव को नहीं था, तो वो मेरे ख्याल से तब से खामख्याली में था। और आज इस समय जिस वक्त नवाज सिद्दीकी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन मोड में नहीं है, तो अगर कोई, जैसे मैंने पहले कहा कि पार्टियां भजन कीर्तन करने के लिए नहीं होती हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए होती हैं। वो जनता की सेवा करने आई हैं, उसका एक रास्ता भारत के लोकतंत्र में चुनाव लड़ना है। चुनाव के पहले आपको चुनाव की तैयारी करनी होती है, और चुनाव की तैयारी के बजाय उस पार्टी में दिखाया यह जा रहा है, उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। वहां ये दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अलग थलग पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री आज एक फैसला करते हैं, कल वो फैसला पलट दिया जाता है। इनको बोलने दीजिए, नहीं, वो हमारे ऊपर उंगली रखना है ना, तो हम उनको बता दें। आप अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को, जैसे आपने कहा, उनको इतना कमजोर करके दिखा रहे हैं, और सामने अभी बाकी सारी चीजों की चर्चा हुई। एक डार्क हॉर्स उत्तर प्रदेश की राजनीति का वर्षों से है, उनकी चर्चा नहीं हुई है। पर्सनालिटी के तौर पर सबसे मजबूत पर्सनालिटी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती, वो इस सर्वे में भी नंबर 1 पे आई हैं। और आप विकास के मॉडल पे देख लें, विकास के लिए भी उनका नाम लिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी उत्तर प्रदेश में आम आदमी उनका नाम लेता है। और अभी मैं हिसाब लगा रहा था जब पैकेजिंग की बात हो रही थी कि 3 पार्टियों की तरफ से 3 तरह की पैकेजिंग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि किसी भी चुनाव के 6 महीने पहले, 5 महीने पहले अयोध्या में एक राम मंदिर कार्यशाला है, जिसका ताला खुल जाता है, वहां सफाई होने लगती है, कुछ शिलाएं इधर से उधर उठा के रखनी शुरू हो जाती हैं। एक पैकेजिंग वो है। दूसरी पैकेजिंग आप देखें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू हो गई है दोबारा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हर चुनाव के पहले एक बार चर्चा आती है कि इस बार प्रियंका गांधी मैदान में आएंगी, इस बार वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। और चुनाव के नजदीक आते आते वो किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में या 2 कंस्टिट्यूएंसी में जाके परिवार के समर्थन में प्रचार करूंगी, ऐसी बात कहती हैं, और वो फिजल आउट हो जाती है। समाजवादी पार्टी ने अपने उनका एक ट्रेडिशनल वोट बेस था, उसके ऊपर एक शानदार पैकेजिंग प्रेजेंट की पिछले चुनाव में, जिसका उन्हें नतीजा मिला। अब तक की ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की। वो था अखिलेश यादव का नौजवान नेतृत्व, विकास का वादा, और ये प्रॉमिस जो उस वक्त उन्होंने दिखाया था, दोबारा कोशिश की फिर दिखाने की कि वो अपनी पार्टी में अपराधी तत्वों को जगह नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस वादे को उनकी पार्टी के उनके बड़े नेताओं ने पूरी तरह धो डाला है। जो आपने पूछा कि क्या ये पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, ये बिल्कुल पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। इसके अलावा अखिलेश के करियर को खत्म कर दिया है उनके परिवार वालों ने। खैर, उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या होगा, नरेंद्र तनेजा जी, इसमें देखिए आकलन देखिए, जब से समाजवादी पार्टी में ये लड़ाई शुरू हुई और हम एनालिसिस क्या करना चाह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट बीजेपी और बीएसपी पर क्या है। माना जा रहा है कि जो मुसलमान वोट अब तक कंफ्यूज रहा है, जैसे हमारे एक वक्ता ने कहा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर के साथ जाएगा, जो भी आप लोगों के खिलाफ सबसे मजबूत खड़ा हुआ है, और बीएसपी को उसका एडवांटेज मिल सकता है। तनेजा जी, देखिए तमन्ना जी, आप बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक सूझबूझ के लिए जानी जाती है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, परिवारवाद की राजनीति, सिर्फ इसलिए कि परिवार को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को बढ़ाओ, भतीजों को बढ़ाओ, मां बेटे को बढ़ा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे वो समाजवादी, ये दोनों बिल्कुल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खेलने वाली है। और इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल एक तरीके से मना कर दिया है। इनको डिमोलिश किया जाएगा पॉलिटिकली। कांग्रेस तो खैर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, किसी गिनती में नहीं। बिहार में पार्टी है वो किसी चर्चा में। समाजवादी पार्टी, एक मिनट ये लखनऊ की सभ्यता नहीं है, ये लखनऊ की सभ्यता नहीं है। आप मुझे मौका नहीं दे रही हैं। समाजवादी पार्टी जो है एक समाजवादी पार्टी आपको क्या किया 14 एक टेलीविजन सीरियल है, कभी चाचा इधर आता है, कभी पिता आता है, कभी भांजा आता है, कभी बहू आती है, जनता उसका मजा ले रही है। हमारे देश में टेलीविजन सीरियल जो है बड़े होते हैं। इनको एकता कपूर को बुला के समाजवादी पार्टी का डायरेक्टर
अपॉइंट कर देना चाहिए। इससे ज्यादा इस पार्टी का कोई एकता कपूर की एक्ट्रेस को तो आपने मंत्री बना दिया। एकता कपूर की एक्ट्रेस को आप मंत्री बनाए बैठे हो। आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी किसको मंत्री बनाएगी? परिवार एकता कपूर की एक्ट्रेस को तो मंत्री आपने बना दिया। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश की जनता ने तमन्ना आधे घंटे बाद समय दिया है मुझे कंप्लीट कर। तमन्ना 1 मिनट। अरे भाईजान, जहां तक आपने बात करी बीएसपी की, आप बना रहे हो, जहां तक 20 जहां तक आपने बीएसपी की बात करी, देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है महिलाओं का काम है, उनकी अपनी कुछ जमीन है। भारतीय जनता बहुजन आप अपना वक्त अपना समय आएगा जरूर बोलिएगा, अपना समय आएगा जरूर। अच्छा, जहां तक बीएसपी की बात है, बीएसपी जो है जनता ने देखा है वो जब भी आते हैं वो पत्थरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों में नहीं करते। पत्थर बहुत बन गए उत्तर प्रदेश में, अब विकास की बारी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। बाकी लोग जो है जिनको अपना लोकतंत्र है, प्रचार करने का हक है, उसमें कोई बुराई नहीं। आपने भी प्रचार करने का मौका छोड़ा नहीं तनेजा जी, इसलिए मुझे और पार्टियों को भी मौका देना चाहिए। पार्टी के लिए एक चीफ मिनिस्टर ने फेस नहीं ढूंढ पाए तमन्ना ये। ओके, नहीं उस पर आएंगे आगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता लॉ एंड ऑर्डर से त्रस्त हो चुकी है। आप देखिए, जब से प्रदेश में सरकारें बन रही हैं उस वक्त से लेकर आज तक अखिलेश जी की बड़ी तारीफ हो रही है। दंगे 300 हो गए कि कौन गृह मंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था, क्या दंगों में हिंदू मुसलमान दोनों की क्षति नहीं हुई? तो ये समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर और सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है उसको भी जनता पसंद नहीं कर रही है। न हिंदू चाहता है लड़ाई हो, न मुसलमान चाहता है लड़ाई हो। इसलिए सांप्रदायिक पार्टियों से दूर जाकर हो रही है। अब देखिए, अब आप मत बोलिए, जब आप बोल रहे मैं नहीं बोल रहा था। आप दबाने की कोशिश मत करिए। अगर दबाने की कोशिश आप करेंगे तो जनता आपको जवाब दे रही है। अगर आईना चाहिए तो मैं जवाब देगी। स्टूडियो में लगा हुआ है। नहीं, प्लीज क्या लगा हुआ आपके स्टूडियो में? आप प्लीज तर्क पे बात करें। आईना देख लीजिए। आप बात जब बात करने का मौका दिया तो मुझे बोलने दीजिए। नावेद सिद्दीकी जी प्लीज रुक जाइए, उनको खत्म करने दीजिए। जन्मदिन के लिए बताइए, आपके इंजीनियर का क्या हाल हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और तमन्ना जी सुन लीजिए, मुख्यमंत्री थे आदरणीय मायावती जी। मैं जब आपके पास आऊंगी तब मैं आपकी बात सुनूंगी। प्लीज सर, आप बीच में ना बोले। तमन्ना जी जब भी बीएसपी के लोग बोलते हैं ये सारे एक साथ सब बोल रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, आगे हम बात करेंगे। जी राजीव त्यागी, मैं आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेना ही पड़ेगा मुझे। छोटे से ब्रेक के बाद हम पूछेंगे मुख्यमंत्री का सवाल। कहाँ है बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट? नहीं अब तक चेहरा, क्या इससे नुकसान होगा? बात करेंगे ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। आवाज अड्डा में आज हम पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले ध्रुवीकरण की राजनीति एक बार फिर नजर आएगी? क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा फिर से? ये हम सवाल ट्विटर पर भी पूछ रहे हैं। आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर। आइए लौटते हैं हम अब डिबेट में। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री का चेहरा जो नहीं है बीजेपी के पास, वो उसे नुकसान कराएगा? तनेजा जी, कब ये खामी भरी जाएगी ये देखते हुए कि सामने जी आपने वादा किया था मुझे और बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद, क्योंकि तनेजा जी से ये सवाल बनता है कि आपका सीएम फेस है कहां? एक तरफ अखिलेश इस वक्त थोड़े पिटे हुए हैं, लेकिन है तो सीएम कैंडिडेट, और फेस मायावती जी और शीला दीक्षित। आपका फेस कहाँ है तनेजा जी? अल्फाजों को वापस लीजिए तमन्ना प्लीज। देखिए उनकी छवि ओके नावे जी आई एग्री, उनकी छवि इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसा उनको फाइट बैक करना है, ये फैक्ट है, बस उतना ही मैं कह रही हूँ। जी तनेजा नहीं उन्होंने बहुत अच्छा, आप एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने काफी किया। तमन्ना लेट मी कंप्लीट। आप तो समझती होंगी बड़ी तनेजा जी का चांस है, प्लीज बोलेंगे आप। इनसे कहिएगा विज्ञापन बाद में कर लें, है ना? तमन्ना जी,
तमन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी माँ बेटा की पार्टी नहीं है, चाचा भतीजा बाप इसकी पार्टी नहीं है। हमारे पास तो 1000 कैंडिडेट हैं जिनको सीएम बनने के लिए कैपेबल है। दूसरी बात, आपने कहा चेहरा नहीं है, आपका सवाल गलत है, मैं जवाब देता हूं। हमारे पास चेहरा, हमारा चेहरा है विकास। हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो होती नहीं, चाचा भतीजा बाप बेटा ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ चुनाव के बाद जो है, चुनाव के बाद एमएलए चुन के आएंगे, उसके बाद तय किया जाएगा। बनाएंगे क्या चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश राज्यों में किया, हमने हरियाणा में किया। इनसे कहिए बीच में ना बोले, अच्छा नहीं लगता। देखिए मैं भी फिर आप बोलेंगे मैं बीच में, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। एकता कपूर का जिक्र तो आप ही ने किया, लोकतंत्र है। और दूसरी एक मिनट सुन लीजिए हुजूर, उसके बाद आप बोलिएगा ना, अच्छा लगेगा वो। अच्छा, हमारे सीरियल आप ज्यादा देखते हैं, आप ही ने हमको याद दिलाया। हमारे अब आपको वो बड़ी बात तकलीफ दे रही है। सबसे बड़ा सीरियल आजकल देश में आप ही समाजवादी सीरियल ही चल रहा है, इसी को बड़ा मजा ले रहे हैं लोग। सब सीएम फेज की बात करें तनेजा जी, क्या सीएम फेज इसलिए आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप सीएम फेज अनाउंस करेंगे तो इतने अंदरूनी झगड़े शुरू हो जाएंगे कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। नहीं, कोई बिल्कुल गलत। आपका देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ ये चाचा भतीजा माँ बेटा की राजनीति नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ झगड़े की संस्कृति ही नहीं है। इसलिए जो है हमारा सीएम कैंडिडेट है मिस्टर विकास, श्रीमान विकास। मिलवा दीजिए सर मिस्टर विकास से यूपी के वोटर्स को जरूर। राजीव त्यागी जी, हम कर दे। आप यूपी का वोटर जानता है ये पार्टी कबीर है, ये टेलीविजन सीरियल वाली पार्टी नहीं है, इसको एकता कबीर की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को एकता तमन्ना जी प्लीज बहस को सीरियस रखिए। समाजवादी पार्टी में इतना बढ़िया मनोरंजन चल रहा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा हिंदी को लेकर, और आप कह रही हैं सीरियल, इससे बड़ा तो कोई सीरियल। यूपी में 43% बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं डिबेट में, और 52% महिलाएं कुपोषण का शिकार है उत्तर प्रदेश में। आज भी उत्तर प्रदेश में मैं पूछना चाहूंगा, 73 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे 5 ऐसे मुद्दे बताएगी विकास के जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए किए हैं? श्रम ब्यूरो के आंकड़े के हिसाब से तमन्ना जी समय दीजिए, मैं 50 गिनाता हूँ। 50 लोगों को रोजगार मिला, 50 गिनाता हूँ। 50 के कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या मुझे बता देंगे? मैं 50 गिनाता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश को लेकर के, आप अज्ञान जाऊंगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद कराया, आपको पता गाय को बुलाया, अब गाय के बाद दूसरे मुद्दों पे आ गए। ना ले जाए डिबेट को शरद प्रधान से बात करूंगी आप। शरद प्रधान, लेकिन पत्थरों को सिर्फ आपको शरद प्रधान भगवान राम भूल जाती क्या ना बोले, आप सीनियर लीडर है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? एक ही मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में शांति रहे और उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़े, और वो कांग्रेस ही कर सकती है। ओके, आप कह रहे हैं कांग्रेस कर सकती है। शरद प्रधान से मेरा सवाल है, ओके शरद प्रधान से मेरा सवाल है कि क्या ये वाकई एक रेस है? सर मैं इतना नहीं दिला सकती हूँ, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। पाकिस्तान में मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहती हूँ, प्लीज राजीव त्यागी जी, प्लीज प्लीज लेट मी आस्क द क्वेश्चन। शरद प्रधान, 4 लोगों के बीच में, 4 पार्टियों के बीच में क्या ये रेस वाकई है? चारों पार्टी के प्रतिनिधि हमारे पैनल पर हैं, हम सर्वे देख रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इसमें किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट फैक्टर है आपके मुताबिक? राहुल गांधी के बावजूद शरद प्रधान से मेरा सवाल है, सिर्फ शरद प्रधान उसका जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी बदतर स्थिति कांग्रेस की आने वाली है, क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट का अगर ड्रिफ्ट होता है समाजवादी पार्टी से, तो कुछ अंश उसका कांग्रेस को भी मिलेगा उन एरियाज में जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट के पास पोटेंशियल है, थोड़ा जीतने का पोटेंशियल है, तो वो जाएगा उस तरफ भी। तो इतनी बुरी स्थिति मुझे नहीं लगता है कांग्रेस की होती है। लेकिन ये सोचना कि कांग्रेस वहां सरकार बना लेगी और ये कर देगी तो बड़ा वो तो मजाक की बात है। तो लेकिन ये है कि डेफिनेटली जितनी उसके पास है उससे थोड़ा बेहतर करेगी कांग्रेस, ऐसा दिखता है। लेकिन जहां तक ये सवाल अभी जो आज की स्थिति है उसमें एक चीज बड़ी क्लियर दर्शा रही है कि किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, और बीजेपी के चांसेस जो आज की डेट में है, अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो टेम्पो बना है, जो पब्लिक सेंटिमेंट है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, अगर ये बिल्डअप रहा जब तक इलेक्शन होते हैं तो ये रहेगा, वरना ये कम भी हो सकता है। और आज की डेट में भी उनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है।
जहां तक ये तनेजा साहब बार बार कह रहे हैं विकास की बात, तो इसमें तो बीजेपी को शोकेस करना पड़ेगा। ये बता दें विकास क्या है, दिखाई तो एक मिनट बोलने दीजिए तनेजा जी प्लीज। त्यागी जी टोक रहे, तनेजा जी नहीं, त्यागी जी टोक रहे। मैं नहीं हूँ प्रधान जी, मैं नहीं हूँ, त्यागी जी है। आप अपना दिखाइएगा। आप बोल नहीं सकते तनेजा जी, दो भी विकास पे तो भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं सकती। देखिए जहां तक विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं है। क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट नीचे नहीं आ गए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक की सब बात करते हैं। एक मिनट आलोक जी, सर्जिकल स्ट्राइक की सब बात करते हैं। क्या सर्जिकल स्ट्राइक इतना बड़ा चुनावी मुद्दा है? शरद प्रधान जी, इनकी नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाला था, वो था कि ब्लैक मनी पे एक्शन होगा जिससे कि लोगों को। शरद प्रधान जी सर्जिकल स्ट्राइक पर लौटे, सर्जिकल स्ट्राइक पर लौटे। आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी इतनी बात कर रहे हैं, पोस्टर छप रहे नहीं छप रहे? शरद प्रधान जी, राजीव त्यागी जी, प्लीज आपका हल्का सा मैं ऑडियो नीचे करूंगी, बस हल्का सा। क्या ये वाकई इतना बड़ा चुनावी मुद्दा है? क्या लोग इस बात पर वोट करेंगे? क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि जो आपका सरकार है, जो आपकी सरकार है, वो तो आपकी देश की हिफाजत करेगी ही। ये बिल्कुल सही है, जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है देश की हिफाजत करना। और जैसा शरद ने भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय जो सरकार उस वक्त है उसको मिलता है, मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरह का एक्शन किसी पॉलिटिकल विल के या राजनीतिक इच्छा शक्ति के या पॉलिटिकल डिसीजन के बिना नहीं होता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फौज, अमला सब तैयार होता है, उसको हुक्म देने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, जो हमारी डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री ही है। भले ही वो किसी से कंसल्ट करके दे, सारी पार्टियों से बात करके दे या खुद दे, लेकिन तो इसलिए उसके अगर मान लीजिए ये मिस एडवेंचर हो जाता तो इसका दोष किसको जाता है? तो किसको इल्जाम डालते? उसी आदमी को इसका श्रेय भी मिलेगा। लेकिन वोट में अब आप पूछ रहे हैं कि ये वोट में तब्दील होगा या नहीं। ये जैसे शरद कह रहे हैं, एग्जैक्टली वही मेरा विचार है कि ये टेम्पो अगर चलता रहेगा, अगर ये टेम्पो जारी रहा, किसी तरह आप इस भावना को गर्म किए रहे, तो शायद इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जैसा अभी तक का रिकॉर्ड है, सवाल पूछना चाहूंगा, चीजें जैसे दब जाती हैं, भावनाएं एक समय उबाल पे होती हैं, उसके बाद वो बैठती हैं, तो हो सकता है कि जो परसेंटेज नजर आ रही है अगर वो सच भी है तो उस परसेंटेज से चीजें कुछ नीचे आ जाएं और तब वो फिर एक कांटे की टक्कर पहले और दूसरे नंबर की पार्टी के बीच में, या बहुजन समाज पार्टी कुछ मजबूत अगर हो गई तो उसके बाद जो मुस्लिम वोट जिसको शरद प्रधान कह रहे हैं कि वो ड्रिफ्ट हो सकता है, उसको दिखने लगा अगर बीएसपी नंबर 1 की पार्टी बन रही है तो वो बड़े पैमाने पे उधर जा सकता है और एक बार फिर संतुलन उनकी तरफ जाएगा। ओके जी, त्यागी जी, छोटा सवाल पूछना चाहूंगा मैं आलोक जी से, बहुत ब्रीफली। आलोक जी छोटा सवाल है मेरा आपसे कि आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही सब कुछ है? उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की किटी में बहुत सारे फेल्योर्स हैं, उनका क्या किसान उस पर वोट नहीं करेगा? क्या नौजवान उस पर वोट नहीं करेगा? देखिए त्यागी जी, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। सवाल मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपका सवाल समझ गया। आप इस सवाल के तो अखिलेश यादव ने बहुत सारी चीजें जोड़ेंगे। 5 अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी के आप ही बता दीजिए विकास के। आप बहुत सारे ऐसे सवाल उठाएंगे, लेकिन मैंने एक सर्जिकल स्ट्राइक या किसी सैनिक कार्रवाई पर एक लिमिटेड मेरा पॉइंट है कि जो कार्रवाई जिसके अख्तियार में होगी, क्या किसान का बेटा जवान होता है वही शहीद होता है? आप इस पर कितनी देर चाहें जलेबी बना सकते हैं अगर आपके पास समय हो। जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। नो जलेबी जी, चलिए हर्षवर्धन जी क्या नहीं, हर्षवर्धन जी, क्या जो जाति के समीकरण है वो यहाँ पर जलेबी तो आप ही खाइए फिर। क्या जाति के समीकरण ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं या फिर जो धर्म की राजनीति नजर आ रही है वो ज्यादा तूल पकड़ेगी जो एडवांटेज बीजेपी होगी? देखिए, मैं बस कोशिश है, बस निवेदन करूंगा कि जो नेताजी लोग हैं थोड़ा सा ना बोलें, हम लोग को थोड़ा सा बोल लेने दे। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है और जो समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी एडवांटेज है, जो मैंने पहले भी कहा था कि वो पैकेजिंग की वजह से है, और जब ये बात होती है कि सर्जिकल स्ट्राइक चुनावी वोट में बदलेगी, तो मैं उसका जवाब देता हूं आपको। दरअसल पूरे
पूरे तो देश में नावेद सिद्दीकी जी इस तरह की टिप्पणियां न कीजिए प्लीज, 2 मिनट बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप पैकेजिंग की बात मैं कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि किसी नेता की क्रेडिबिलिटी क्या मत जाइए, उस क्रेडिबिलिटी के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उस नेता ने कैसे व्यवहार किया था या क्या बोला था जिसपे हमें भरोसा करना चाहिए। तो आप नरेंद्र मोदी की इसी बात को लेकर आलोचना करते थे कि वो 56 इंच की छाती कहां गई और सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए वोटों में लेकिन उसमें 156 छेद हो चुके हैं। दूसरी 56 इंच की छाती जो है 5.6 इंच की रह गई है। कहाँ है 156 छेद हो चुके हैं। सभ्य भाषा का प्रयोग करिए। सभ्यता मैं पहली बार नहीं हुआ असभ्य व्यक्ति है त्यागी जी। कांग्रेस पार्टी असभ्य है और आप भी असभ्य है। क्या वो भारतीय नहीं है? टेलीविजन पे नहीं कहा असभ्य भाषा का प्रयोग करती है पाकिस्तान कर चुका है। त्यागी जी असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं आप। किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। राजीव त्यागी जी, आप मुझे बताइए कि क्या किसी को एनालिसिस करने का हक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक आपको। मिनट, आप असभ्यता की टर्म सीमा है। लेकिन एनालिसिस प्रॉपर तो हो, एनालिसिस सत्य पर आधारित तो हो। थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे होंगे आप, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो होंगे। इतनी सभ्यता तो सीख लीजिए। अरे भारत में ये सभ्यता एनालिसिस करने का हक नहीं है किसी को। इस पैनल पर सिर्फ आप बोलेंगे राजीव त्यागी जी, आप ही बोलते जाएंगे। ओके, प्रोग्राम को बोलना छोड़ दीजिए, मैं आपको सभ्य भाषा का प्रयोग करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलना छोड़ दे। अरे आप तो प्लीज, मोदी जी से लेकर दर्शक देख रहे हैं आपकी असभ्यता को। नरेंद्र तनेजा जी, देखिए आज झूठ बोलना छोड़ दीजिए, वादे पूरे करिए। त्यागी जी प्लीज, ये वाक्य आपने 10 बार दोहराया, सबने सुन लिया, प्लीज अभी उनको जवाब देने दीजिए। तनेजा जी, आप बात कर रहे हैं विकास की, त्यागी जी भी बात कर। सवाल है ये इस बातचीत के बीच में, चूंकि हम तमन्ना, हाँ गो एहेड हर्षवर्धन बोलिए। तमन्ना, एक जरूरी सवाल है ये, चूंकि इस बहस में मैं आ रहा हूं, चूंकि राजीव त्यागी जी कह रहे हैं और बड़ा, चूंकि CNBC आवाज चैनल पे हम बैठे हुए हैं और शायद ही इस तरफ किसी का ध्यान गया हो, बड़ी गलत बातों के लिए आलोचना हो रही राहुल गांधी की। खून की दलाली राजनीतिक बयान था, नहीं होना चाहिए। उनकी आलोचना जिस बयान के लिए होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं, और अगर उसका जवाब राजीव त्यागी दे पाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, देश की जनता भी। 2008 के बजट में 60,000 करोड़ रुपए का किसानों की कर्ज माफी सरकार की कोशिश ये कि बैंक ब्यूरो बोर्ड बना है जो NPA खत्म करने की बात कर रहा है, और ये रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। ये बिना उत्तर प्रदेश या बिना केंद्र में किसी सरकार हुए 2 करोड़ किसानों से ये मांग पत्र भरवा रहे हैं। अगर 5,000 की औसत कर्ज माफी की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ का सरकारी बैंकों का कर्ज है जो NPA बन जाएगा, जो बैड लोन बन जाएगा। क्या इसी इकोनॉमी का मॉडल कांग्रेस, राहुल गांधी और राजीव त्यागी जी देने वाले हैं? क्या अगर इसी तरह की राजीव त्यागी जवाब दे, जो आप ये डेवलपमेंट की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी या सब्सिडी और कर्ज माफी की बात होगी? ओके, राजीव त्यागी बिल्कुल 1,10,000 करोड़ रुपए और इनकी सरकार भी नहीं है, उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकते हैं, तो भोले भाले किसानों को क्यों नहीं माफ होना चाहिए? हम माफ करेंगे, हम आपको माफ करके दिखाएंगे। कांग्रेस ने दिया उतना 10 साल में किसी ने नहीं दिया। क्या मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा किया? मैं पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे विजय माल्या गिनती में पार्टी नहीं है? बैंकों से मेरी बात नहीं सुनता है सभी नहीं लोग। तनेजा जी, अंत में बस मेरा आपसे एक लाइन का सवाल है कि आपके आला नेता विकास की बात करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल और किसी का ऑडियो नहीं जाएगा, सबका ऑडियो बंद करेंगे। आपके आला नेता बात करते हैं विकास की, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हर तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति नजर आती है। ये कब बंद होगी नरेंद्र तनेजा जी? तमन्ना जी, ये विपक्ष का आरोप है। हमारा फोकस सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में अंधेरा है। SP जैसे लेवल लोगों का मर्डर हो रहा है शहर के इसके अंदर। पूरे समाजवादी पार्टी वहां सांप्रदायिकता फैला रही है और BSP जो है वो भी यही काम कर रही है। हमारा फोकस सिर्फ विकास पे। जनता उत्तर प्रदेश की जानती है, जितने प्रतिनिधि बैठे समाजवादी के, कांग्रेस के,
जनता जानती है। और ये इन तीनों का फोकस जो है बहुत हमारा फोकस सिर्फ विकास है, कोई ध्रुवीकरण नहीं। विकास हमारा बाकी अंत में जाते जाते आपको पोल के रिजल्ट बताते 43% लोग कहते कि हाँ राम मंदिर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बिल्कुल बनेगा। 57% लोग कहते हैं ना। विकास की पैकेजिंग में क्या ध्रुवीकरण की राजनीति एक्सेप्ट करेगी उत्तर प्रदेश की जनता, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।